हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज आपके लिए सोशल साइंस का वेरी वेरी हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले मैं जो भी सवाल ला रहा हूं आप इसको कॉपी पे नोट कर रहे हो और उसको याद भी कर रहे हो ईमानदारी पूर्वक। तो आपको ये सवाल भी याद करना। और ये सवाल कल मैंने आपको लाया था लॉन्ग सवाल, 5-4 पीस लाया था लॉन्ग लॉन्ग सवाल, ठीक है, जो कि लंबा लंबा सवाल था। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देख लेना, ठीक है ना। और आज जो मैं बता रहा हूँ ये शॉर्ट है, यानी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट बोले तो 2 नंबर वाला या 3 नंबर, 2 या 3 नंबर में सवाल आने वाला है। तो ये तो बच्चे की तरह एकदम खेलते खेलते याद हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसको लिखना है। आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे याद करना है। 40 से 50% सिर्फ लिखते लिखते याद होगा, तो फिर जब लिखने से याद होती है तो फिर दिक्कत क्या है ना। तो चलिए स्टार्ट करें, एक भी बंदा स्किप मत करना। और हाँ, आप किसी भी बोर्ड से हो, डोंट वरी, यूपी, बिहार, झारखंड, यहाँ तक सीबीएसई से भी हो, तो सवाल सबका सेम है। एनसीईआरटी क्वेश्चन से लिया हूँ एंड वही लेसन वही वही सब्जेक्ट सबको पढ़ना है, ठीक है ना। तो फिर मैं आज सवाल को इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेट भी किया, तो फिर तो बल्ले बल्ले यहाँ पे। एंड अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, मुझे मुझसे वहां से बात कर सकते हो, यहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भेजता हूँ। और ये वाला जो लाल लाल दिख रहा है इसको जल्दी से इसका कलर चेंज करो, फटाफट जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जल्दी से फटाफट दबा लो। आज तो चलिए आगे बढ़ते हैं यार। सबसे पहले सवाल यहाँ पे, हिंद चीन का अर्थ क्या है। देखिए बहुत सारे ये सवाल, हिंद चीन का जो राष्ट्रवाद, जो हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद जो लेसन आपका है ना, उसी का पहला सवाल है। हिंद चीन का अर्थ क्या है, क्या मतलब होता है हिंद चीन। हिंद मतलब हिंदुस्तान, चीन मतलब चाइना। अब देखिए हिंद चीन के अंतर्गत आज के वियतनाम, यानी कि हिंद चीन जो है ना उसके अंतर्गत कौन कौन देश आता है, उसको बोला गया हिंद चीन। यानी कि हिंद चीन के अंतर्गत जो है वियतनाम देश है, लाओस और कंबोडिया, ये क्षेत्र आते हैं। यानी कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये तीनों को मिलाकर बोला जाता है क्या, हिंद चीन, ठीक है ना। यानी कि हिंद चीन के अंतर्गत जो है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। तो दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र पड़ते हैं। तो यही इसका डिफिनेशन है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडो चाइना। देखिए यहाँ पे ये है आपका इंग्लिश वाला, उसी सवाल का इंग्लिश में कन्वर्ट किया और ट्रांसलेट किया, तो फटाफट इसको नोट कर लो। और हाँ, पीडीएफ तो मैं आपको भेज ही दूंगा, लेकिन पीडीएफ ही मत छोड़ना, बल्कि पीडीएफ को अपने कॉपी में छापना, ठीक है ना। यानी कि सवाल को कॉपी पर छापना और इसको याद करना, ठीक है ना। तब एग्जाम में लिखोगे तो एग्जाम के पेपर में छेद हो जाएगा, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से कलम तोड़ के आप लिख सकते हो। तो चलिए कलम तोड़ के लिखने की जब बारी आ गई तो आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे सवाल यहाँ पे है, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए। एकदम नॉर्मल सी बात है, और सवाल आता है एग्जाम में कि अगर आग लग जाए आपके घर में, पास में, पड़ोस में, खुदा न करे ऐसा हो, है ना। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसा मामला पेश आते रहता है, अगर आ जाए तो फिर हमको क्या करना चाहिए, चलिए पढ़ते हैं। आग लगने की स्थिति में निम्न प्रबंध आवश्यक है, ठीक, आवश्यकता नहीं, निम्न प्रबंध, अच्छा निम्न प्रबंध की आवश्यकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल है ना, क्या प्रबंध करना चाहिए, कारण बताइए, तो ये वाला सेंटेंस आप जरूर लिखिएगा ऐसे में कि निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं, निम्नलिखित कारण है, निम्नलिखित उपयोग है। ऐसे थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है सवाल का, जो स्टैंडर्ड होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो लिखने का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा होता है। चलिए, आग पर सर्वप्रथम नियंत्रण स्थापित करना। सबसे पहले आग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि पानी से बुझा दे आग को, चाहे जैसे भी बालू फेंक के जैसे भी बुझा दे, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले आग को कंट्रोल करेंगे। आग में फंसे हुए जो लोग होगा या मवेशी या जानवर होगा उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आग को हल्का से कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी उन लोग को बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। नहीं तो पता चला आप ही गए और आप ही फंस गए। तो थोड़ा सा आग को पहले कंट्रोल करेंगे, पानी वगैरह देके बुझाएंगे या तो बालू वगैरह से उसको करेंगे। और अगर उसमें आग में कोई आदमी लोग फंसे हुए, कोई जानवर फंसा हुआ है, कुछ भी, तो उसको बाहर निकालेंगे। तीसरा है, आग से प्रभावित लोगों को तत्काल उपचार। अगर आग से किसी भी इंसान को प्रॉब्लम हो गया है, जल गया, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तुरंत उसको उपचार करना है, जो भी वहां पे है, ठीक है ना। सबसे पहले उसको उपचार करना है, जो व्यक्ति या कोई भी मवेशी कुछ भी है, लोग है, तो उसको पहले देखभाल करना है। आग के दौरान छत में फंसे लोगों को सीढ़ी द्वारा उतारने का कार्य किया जाता है। अगर आग लग गया है ना और 2 तल्ला बिल्डिंग है, 3 तल्ला बिल्डिंग है, तो कोशिश ये किया जाए कि उसको छत पे जो है ना उसको सीढ़ी के द्वारा उसको उतारा जाए। कि अगर आप घर में आग लगे तो आप घर में घुस के तो नहीं जा पाओगे ना, बिकॉज आग लगेगी। तो बाहर में किसी प्रकार सीढ़ी का इंतजाम करना है और उसको खिड़की द्वारा या छत के द्वारा जिस तरह से भी बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है ना। ये है इसका इंग्लिश में तर्जुमा हो हुआ है, ट्रांसलेट हो हुआ है। व्हाट शुड बी डन इन द केस ऑफ फायर
भी मेंशन मतलब उल्लेख करे, ठीक है ना। तो ये पांचों इसका चार जो इसका रूल है, इसको फटाफट तुम लोग नोट कर लो इंग्लिश वाले स्टूडेंट, है ना। मस्ती है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति क्या है, देखिए पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए क्या पढ़ते हैं जी, औद्योगिक क्रांति का साधारण अर्थ है, औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या, औद्योगिक, आधुनिक समझते हैं आप, आधुनिक मतलब मॉडर्न, अभी है ना। अभी के टाइम में और पुराने टाइम में अगर आप कंपेयर करो तो आसमान जमीन का फर्क हो जाएगा ना। अभी हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, बहुत कुछ यूज कर रहे हैं, टेक्निकल का दौर है, लेकिन पुराने जमाने में सब कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो ये भी औद्योगिक क्रांति है। आगे बढ़ते इसको समझते हैं। औद्योगिक क्रांति क्या, औद्योगिक क्रांति का साधारण अर्थ है कि हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। देखिए यानी कि पहले जमाने में जो लोग हाथ के द्वारा जो सामान बनाया जाता था, ठीक है, अब उस सामान को मशीनों के द्वारा बनाते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं। जैसे पहले धान की खेत, पहले धान हाथ से हंसुआ से काटा जाता था, अभी भी बहुत जगह काटा जाता है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादातर इंसान जो है हाथ से काटने के बजाय, क्योंकि उसमें समय लग जाता है, तो मशीन का इस्तेमाल करता है, तो तुरंत धान कट जाता है। तो ये हाथ के द्वारा जो काम होता था पहले, अब उसके जगह पे आधुनिक मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा, और ये जो काम हो रहा, ये जो प्रक्रिया हो रहा, इसको बोलेंगे औद्योगिक क्रांति, है ना। जैसे पहले कपड़ा बुनाया जाता था, हाथ से बुनता था कपड़ा, अब मशीन, नई नई मशीनें आ गई और हर तरह के कपड़ा बन गए। डिजाइनिंग, पहले डिजाइन हाथ से बनाया जाता था, हाथ से डिजाइन बनता था, अब हाथ वाला डिजाइन काम खत्म, अब मशीन में एक से एक डिजाइन आ गया, जो हाथ वाला डिजाइन फेल हो जाता है। इसका केंद्र इंग्लैंड था, मतलब कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी 1750 में, इसके बाद या 1750 के बाद शुरू हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ हुआ, इसको मस्ट 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 इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट कर लेना। जो बंदा टेलीग्राम पे नहीं जुड़ना चाहता है तो वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट, है ना। क्योंकि क्वेश्चन होता है, आपको याद करना बहुत जरूरी है, ये जिम्मेदारी है आपको याद करना। क्योंकि जितनी जिम्मेदारी से मैंने आपके लिए सवाल को लिखा, इसको ट्रांसलेट किया और आपको मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, उतनी उससे कई गुना ज्यादा जिम्मेदारी से आपको पढ़ना है, इसको याद करना है। ये मत दिमाग में रखो कि याद नहीं होगा। पहले तो सबसे पहला काम करना है, आपको क्वेश्चन को लिखना है। दूसरा काम ये करना है कि इस क्वेश्चन से कम तो 2 से 3 बार पढ़ना है। अगर एक बार में एक बार पढ़ रहे हो, एक टाइम में एक बार पढ़ो, तो थोड़ा देर बाद या एक दिन बाद फिर पढ़ो, है ना, 2 घंटे बाद फिर पढ़ो, तो इसमें से कम 50% तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में घुस जाएगा, फिर पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। छापा खाना यूरोप पे कैसे पहुंचे। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा बनाई गई मुद्रण कला समरकंद, पार्सिया, सीरिया मार्ग से रेशम मार्ग व्यापारियों द्वारा यूरोप में सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुई। कहाँ हुआ, ब्लॉक के, लकड़ी के ब्लॉक के द्वारा होने वाली मुद्रण कला, समरकंद, उसके बाद पर्सिया, उसके बाद सीरिया मार्ग से होते हुए रेशम मार्ग आया, और व्यापारियों के द्वारा यूरोप में क्या हुआ, यूरोप यानी कि यूरोप में सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुआ, रोम में पहुंचा। 13वीं शताब्दी के अंत में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचे। वहां इस कला का प्रयोग ताश खेलने एवं धार्मिक चित्र बनाने के लिए किया गया था शुरू, ठीक है ना। रोम लिपि में अक्षरों की संख्या बहुत कम थी, उसके कारण जो लकड़ी और धातु से बने मूवेबल टाइपों का प्रचार तेजी से हुआ। एंड इसी बीच कागज बनाने की कला भी 11वीं सदी में शुरू हुई। तो सवाल बन सकता है कि कागज बनाने की कला कब से शुरू हुई, तो 11वीं सदी से शुरू हुई, पूरब से यूरोप पहुंची, ठीक है ना। 1475 में सर विलियम्स कैप्टन मुद्रण कला को इंग्लैंड ले गए। देखिए ये सवाल ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि 1775 में 1475 में सर विलियम कैप्टन ने मुद्रण कला को इंग्लैंड कब पहुंचाया, 1475 में विलियम कैप्टन ने, ठीक है ना। पुर्तगाल में इसकी शुरुआत कब हुई, 1544 में, यानी कि मुद्रण कला की शुरुआत जो पुर्तगाल में 1544 में हुई थी। तत्पश्चात यह आधुनिक रूप से अन्य देशों में पहुंचा और उसी तरह से धीरे धीरे सभी देशों में पहुंच गया। तो जरूरत है आपको एक बार सवाल को पढ़ने का, खुद से पहले लिखने का। जब तक लिखोगे नहीं 50% दिमाग में पहुंचेगा नहीं। लिखने के बाद ऑटोमेटिक आपके अंदर बहुत सारे टॉपिक, इसका जो मैटर दिमाग में आ जाएगा और उस पॉइंट से आप बातें को लिख पाओगे। तो जब तक आपके दिमाग में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शब्द नहीं होगा, भंडार नहीं होगा दिमाग में, तो आप इसका सेंटेंस बना नहीं पाओगे। अगर शब्द का भंडार रहेगा, मार्को पोलो, ये वो लर्न, तो ऑटोमेटिक आप इसका सेंटेंस बना पाओगे। अब कोई जरूरी नहीं कि इसके बाद तुरंत यही सेंटेंस आ जाए, है ना, सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पे इंग्लिश वाला बंदे जल्दी फटाफट नोट कर लो। मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। हाउ डिड द प्रिंटिंग प्रेस रिच यूरोप, ठीक है ना, नोट डाउन प्लीज। ओके चलिए
आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये आपको पता होगा एटीएम क्या है, व्हाट इज एटीएम, ठीक है ना। सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख सकते हो और अपनी आंखों की माथे की नजर से भी देख सकते हो इसको, कि बहुत बार सवाल पूछा गया। तो इसको इग्नोर नहीं करना है भाई, नजरअंदाज नहीं करना है, इसको एकदम दिल से दिलो जान से देखना है अच्छी तरीके से। चलिए पढ़ते हैं क्या है। देखिए आपको ये सवाल 2 से 3 नंबर मिलेगा, 2 से 3 नंबर का सवाल आएगा। तो आपको कम से कम 2 से 3 नंबर का सवाल है, कम से कम 6 से 7 8 लाइन में होना जरूरी है, ठीक है, तब मिलेगा, क्योंकि सोशल है, बातें बहुत ज्यादा होती है। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। क्या होता है स्वचालित टेलर मशीन? मतलब खुद से चलने वाली मशीन। स्वचालित मतलब खुद से चलने वाली मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करती है। बिल्कुल। आप बोलेंगे सर एटीएम तो हमारे घर मार्केट में जो एटीएम है शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे बंद हो जाते हैं। अरे वो अलग मैटर है, बंद कर देता है, उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन एटीएम का काम है 24 घंटे पैसा निकालने जमा करने का सेवा। अगर एटीएम खुला है, बड़े बड़े शहरों में देखें तो 24 आवर जो एटीएम खुले रहता है, ठीक है ना। आपको जब मर्जी तब पैसा निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। भारत में सभी व्यापारिक बैंक जैसे स्टेट बैंक, देखिए स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ICICI बैंक द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। किसी प्रकार की इत्यादि कर दीजिए यहाँ पे, बैंक इत्यादि, यानी कि भारत में जितने सारे भी व्यापारिक बैंक है, जितने सारे बैंक है ना, सभी के द्वारा एटीएम प्रोवाइड किया जाता है, सुविधा ग्राहक को उपलब्ध कराई जाती है। एटीएम कार्ड के मिलने के बाद एक गुप्त नंबर मिलता है। हालांकि आजकल तो गुप्त नंबर मिलता नहीं, अब खुद बनाना पड़ता है ना। आजकल जितना एटीएम कार्ड है ना, उसका गुप्त नंबर खुद से बनाना पड़ता है। या तो बहुत से मे बी रेयर केस में ऐसा एटीएम होगा, ऐसा बैंक होगा जो जिसका आपको नंबर उसी में मिलेगा, लिफाफा में गुप्त रहता है। लेकिन अब अक्सर जो है एटीएम वाले, बैंक वाले करते क्या कि खुद से नंबर जनरेट कीजिए, जाके खुद से बनाइए नया पिन कोड, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये सेंटेंस भी लिख भी दीजिए तो गलत नहीं होगा, है ना। जिसकी सहायता से क्या करते हैं, अब जो पिन कोड मिलता है, गुप्त नंबर होता है, जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालने के बाद रुपया निकालते हैं। मतलब उसी गुप्त नंबर के द्वारा आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर गुप्त नंबर का एक वर्ड गलत लिखोगे तो पैसा नहीं निकलेगा। ओके, चलिए तो अब ये हमारा इंग्लिश वाला है भाई, तो इंग्लिश वाला लिख लो फटाफट। और मे बी यहाँ पे हो सकता है 1-2 वर्ड या आगे पीछे कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो सॉरी फॉर दिस, बट कोशिश ये रहती है हमारी कि जहां तक हो मैं आपको सही सही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका इंग्लिश का। तो भाई साहब आप अगर किसी बोर्ड से हो, अगर आप इंग्लिश वाले प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, देखो हिंदी वाला तो बल्ले बल्ले, हिंदी के लिए तो खैर हम हिंदी के साथ ही जी रहे मर रहे हैं, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट तो उसका भी हम उस पर भी हमको तवज्जो दे रहा हूँ, तवज्जो उस पर भी दे रहा हूँ। जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, इंग्लिश से एग्जाम देना चाहते हैं, किसी भी बोर्ड से हो इंग्लिश से एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं साइंस, सोशल, मैथ, ये खास कर 3 सब्जेक्ट को मैं अक्सर वीडियो में मैं इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लाने की कोशिश करता हूँ। मैं भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, वक्त आता है जो नहीं कर पाता हूँ, सॉरी फॉर दिस, बट कोशिश मेरी रहती है इसको करने के लिए। ओके, तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो यार, जो भी इंग्लिश वाले बंदे हैं, जो भी जहाँ के भी है, आप लाइक करो, उसके पास पहुंचेगा, ये मतलब बहुत अच्छा काम है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। तो चले वीडियो लास्ट करते हैं। ओके टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।